Today we have to study the next topic, whatever given in electricity. In last class we have already studied regarding the electricity, charge, their type, and also the properties of charge. So now we have to study the first topic, that is electric current. So everyone be ready to understand whatever I am going to teach you. So first topic, that is electric current. You have to understand the electric current. What did you mean by electric current? Number of times you have already known that. What did you mean by the electric current? इलेक्ट्रिक करंट, जनरली अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो हम लोग नॉर्मल वे में समझ सकते हैं. जब फ्यूचर में आप आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कहीं रुकती भी है और कहीं चलती भी है. करंट का मतलब होता है मूवमेंट और स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ होना. इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों में बहुत फर्क है, बट हम लोगों को यहाँ पे करंट के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता हो, जहाँ पे चार्ज का फ्लो हो रहा हो. इट मीन्स वी हैव टू स्टडी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो प्रीवियस जो आप क्लास किए हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी मीन्स व्हाट, द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. तो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि ये करंट मीन्स मूवमेंट, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, तो जब इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट हो रहा है मतलब चार्ज का मूवमेंट हो रहा है. लेकिन इसको किसी भी चीज को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग यूनिट में दर्शाते हैं. यूनिट का मतलब होता है सिंगल. व्हेनेवर यू हैव टू डिफाइन एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, किसी को डिफाइन करना चाहते हैं, डेफिनेटली यू हैव टू शो इन यूनिट. यूनिट में शो करना होता है. यहां भी इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग यूनिट में समझेंगे. तो इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट मतलब होता है कि रेट का, जैसे ही अगर हम बात करते हैं तो वहां हमने टाइम की बात की, और जैसे ही रेट की बात की मतलब वहां आप यूनिट की बात कर रहे हैं. मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज सेड टू बी द इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये हो गया कि हमने चार्ज पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट समय जो होता है उसमें हम कितना चार्ज फ्लो कर रहे हैं, चाहे वो 1 घंटा हो, 1 मिनट हो या 1 सेकेंड हो, लेना हमको एक ही है. यूनिट का मतलब होता है एक. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज सेड टू बी द इलेक्ट्रिक करंट. इन कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में आप लिखो नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं है, इतना चलेगा. और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई और स्मॉल आई आल्सो. इट मींस यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट it is represented by capital I और small I. ओके, सो हम लोग इसको कैपिटल आई से भी बता सकते हैं और स्मॉल आई से भी बता सकते हैं. एक्चुअली अलेक्जेंड्रो एम्पियर के नाम आप लोग सुने होंगे, हो सकता है किसी ने नहीं भी सुना हो. और एम्पियर तो जानते ही होंगे, 6 क्लास में आप एम्पियर पढ़े हैं, 8 क्लास में एम्पियर पढ़े हैं, फिर 10 में आप एम्पियर पढ़ रहे हैं, फिर 12th में पढ़ेंगे. एक्चुअली एम्पियर जो था एक साइंटिस्ट का नाम है, और कभी भी कोई भी साइंटिस्ट अगर किसी की चीज के बारे में बताता है तो उसके ऐसा यूनिट का जो नेम होता है, ऐसा यूनिट जो हम लोग रखते हैं उसके नाम से ही रख देते हैं. यहां भी सेम वही हुआ. करंट के बारे में सबसे पहले एम्पियर ने बताया, इसलिए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी द एम्पियर. एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर. ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज और बता दें आपको कि जब कभी भी किसी भी एसआई यूनिट को अगर किसी भी साइंटिस्ट के नेम से लिया जाता है तो हमेशा कैपिटल में लिखाएगा. अगर वो किसी साइंटिस्ट का नाम ना हुआ हो तो उसको हम लोग स्मॉल में लिखते हैं. ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा. जैसे लेंथ को हम लोग एसआई यूनिट क्या करते हैं, लेंथ का एसआई यूनिट होता है एसआई यूनिट मीटर, क्योंकि मीटर छोटा में लिखते हैं. आप देखिएगा जब भी मीटर आप लिखेंगे एम लिखेंगे, छोटा एम लिखते हैं. रीजन, मीटर किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है. आप जब भी लिखते हैं सेंटीमीटर तो सीएम छोटा लिखते हैं. रीजन इज दैट कि वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है. लेकिन अगर हम एम्पियर लिखते हैं तो कैपिटल ए से दर्शाते हैं, न्यूटन लिखते हैं कैपिटल एन से दर्शाते हैं. इट मीन्स व्हाट, अगर कोई साइंटिस्ट किसी चीज के बारे में बताया और उसका ऐसा यूनिट अगर वो अपने नाम के यूज करके कुछ रखा हुआ है, नाम को यूज करके, तो फिर आपको जो है उसका जो ऐसा यूनिट लिखना है वो कैपिटल लेटर में लिखना है. मतलब क्या है कि यहाँ पे हम क्या समझे, इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज सेड टू बी व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई और स्मॉल आई.
और इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए. इज इट क्लियर? अब इससे हम एक फॉर्मूला बनाएंगे. अब क्या फॉर्मूला बनेगा? तो देखिए मैंने कहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. यूज क्या क्या है सो सोचिए. एक यहाँ पे हम चार्ज का यूज कर रहे हैं. रेट की जब हम बात करते हैं, रेट मीन्स होता है टाइम, और इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं. तो ध्यान दीजिएगा, चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, रेट मीन्स टाइम, टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, और इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई. इट मीन्स नाउ टाइम through the definition of electric current we are showing the relationship between the I, Q and T. Then how to write down here? इसके हिसाब से जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम टेकन. जब कभी भी हम रेट की बात करते हैं तो टाइम की वहां बात करते हैं. दैट मीन्स व्हाट? I बिकम्स टू Q बाई T. अब ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया. इससे हम क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं? जस्ट राइट डाउन हियर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन Q इज इक्वल टू IT. एक ये फॉर्मूला हो गया. देन अगेन यू कैन राइट डाउन ऑल्सो T इज इक्वल टू Q बाई I. मतलब यहाँ पे टाइम का भी हमारा आंसर आ गया. मतलब हम एक फॉर्मूला को अगर डिराइव करेंगे तो 3 फॉर्मूला निकल गया. रीजन किससे आया? तो ये हम जो डिफिनीशन लिखे हैं, इस डिफिनीशन से हमारा ये फॉर्मूला तैयार हो गया. और एक फॉर्मूला तैयार हो गया तो हम तीनों लिख लिए. यानी अभी आप क्या समझे? 3 फॉर्मूला कहां से आया? इसके डिफिनीशन से. अब इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं. सपोज, बात को समझिएगा, सपोज अगर एसआई यूनिट की बात करें, एक जगह और एक चीज और बता दें. आपके एग्जाम्पल बताने से पहले मैं यहां बता देता हूं. आपको पहले से पता है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर. अभी थोड़ा देर पहले पता है, वहां लिखा भी हुआ है. लेकिन इसको कुछ और भी लिखा जा सकता है. जैसे आई को क्या लिखते हैं? एम्पियर. और क्यू को क्या लिखते हैं? कूलम. और टाइम को क्या लिखते हैं? सेकेंड. यानी कि एक कूलम, एक सेकेंड, एक एम्पियर. ये भी होता है. एक एम्पियर को हम एक कूलम बाई एक सेकेंड भी लिख सकते हैं. कई जगह ऐसा लिखा रहता है कि करंट जो है ना इतना कूलम पर सेकेंड पास कर रहा है. दैट मीन्स वो एम्पियर को शो करता रहता है. तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है. जनरली वी आर यूजिंग एम्पियर, बट समटाइम्स इट इज रिटन कूलम पर सेकेंड ऑल्सो. एग्जाम्पल देखते हैं. इफ 12 कूलम ऑफ चार्ज passes through a conductor, किसी भी कंडक्टर से गुजर रहा है, in 6 सेकेंड. फाइंड आउट इलेक्ट्रिक करंट. ओके. अब यहाँ पे जब कभी भी आप फिजिक्स का क्वेश्चन बना रहे होते हैं, यू मस्ट हैव टू राइट डाउन वॉट एवर द गिवन इन क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन पता हो कि क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है, तो किसी भी चीज को बनाना हमारा आसान हो जाता है. जैसे अब इसमें दिया क्या क्या है, तो Q का वैल्यू दिया हुआ है. Q का वैल्यू दिया है 12 कूलम, एंड टाइम इज ऑल्सो गिवन दैट 6 सेकेंड, एंड I इज इक्वल टू व्हाट? इसको एम्पियर में निकालना है, बट I का फॉर्मूला आप डालो Q बाई T. इट मीन्स 12 बाई 6. कट कैसे कितना है? 2 एम्पियर. इस तरह से हम इसको आंसर इसका यूज करके निकाल सकते हैं. तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन. ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट. उम्मीद है आपको इलेक्ट्रिक करंट पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं थोड़ा सा ब्रीफली. इलेक्ट्रिक करंट मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाई I. इट्स एसआई यूनिट एम्पियर. I इज इक्वल टू Q बाई 2, Q बराबर IT और T बराबर Q बाई T. और इस तरह से एक क्वेश्चन बना है और ये क्वेश्चन बन गया. अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलता हूं. नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम लोग को पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रब दिस वन. सो you have to understand the potential, then potential difference. So first of all we have to understand the potential. तो potential क्या होता है? potential सुनने में लगता है कि potential एक बहुत बड़ा चीज होगा, कुछ ऐसा चीज होगा जो हम कभी सुने नहीं हो. potential कुछ होता नहीं है. suppose sometimes someone may be asked to you that how much potential you have to do this work. मतलब होता है कि कितना पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, कैपेसिटी. हाउ मच कैपेसिटी आई हैव टू डू दिस वर्क. इस काम करने के लिए हमको कितना कैपेसिटी है मेरे अंदर. इसी को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में फिजिक्स में हम लोग
पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल का मतलब हो गया कि आप काम करने की जो आपकी क्षमता है उसी को पोटेंशियल नया नाम दिया गया। तो हम लोग एक पोटेंशियल को पहले समझते हैं, पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल, अब पोटेंशियल कैसे समझेंगे? तो पोटेंशियल का मतलब होता है कि अगर हम काम करते हैं तो काम करने की क्षमता करने का मतलब क्या कि चूंकि यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे होते हैं, चूंकि इलेक्ट्रिक करंट अगर कहीं पास करना है तो चार्ज को पास करना पड़ेगा, तो हम लोग बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हम 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हम कितना वर्क करते हैं, इसी को हम लोग कैपेसिटी कहेंगे, हमारी कैपेसिटी, और यही हमारा पोटेंशियल है। तो इसको नॉर्मल में डिफिनेशन में हम समझ सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज is said to be potential। पोटेंशियल को शो करने के लिए हम लोग V का यूज करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V। ओके, इट्स SI यूनिट इज वोल्ट बोलते हैं उसको। तो इसको हम लोग V के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इसका SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। समटाइम इट इज रिटन इन योर बुक that work done apply to move 1 coulomb charge from infinite to a given point is said to be the potential। इसको भी मैं लिख दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। Sometimes in your book written that work done to move 1 coulomb of charge from इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? हम एक ऐसे जगह से ला रहे हैं जहां की दूरी हम जानते ही नहीं है, मतलब अनंत उसको बोलते हैं हिंदी में। वर्क डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ फिक्स पॉइंट P, मान लेते हैं कोई ऐसा पॉइंट रहा होगा, इज कॉल्ड पोटेंशियल। मतलब कि अगर हम किसी पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं तो सिंपल बात समझना है कि हमको चार्ज को मूव कराना है, और चार्ज को जब हम मूव करते हैं किसी यूनिट मात्रा में, एक ही बात हम उस समय ही बोले हैं, हमेशा हम लोग को किसी को डिफाइन करना है तो एक में, यूनिट में डिफाइन करना है। यहाँ पे वर्क डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ फिक्स पॉइंट P इज कॉल्ड द पोटेंशियल। अब है कि इससे हम डिफिनेशन क्या निकाल सकते हैं, लेकिन डिफिनेशन निकालने से पहले हम आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी बता दें। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो ये है आपका पोटेंशियल, और इधर नीचे हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका क्या मतलब समझते हैं? तो पोटेंशियल का मतलब हम पहले ही बता दिए कैपेसिटी, और डिफरेंस का मतलब हो गया अंतर। सपोज मान लेते हैं कि हम और आप 2 आदमी हैं, मेरे पास कुछ अलग क्षमता है, आपके पास कुछ अलग क्षमता है, तो हम लोगों दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप होगा, उसी गैप को हम लोग डिफरेंस कहते हैं, अंतर कहते हैं। अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो मेरी कैपेसिटी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको भी पढ़ाने के लिए कहा गया तो आप कुछ और पढ़ाओगे, हम कुछ और पढ़ाएंगे, हमारी पढ़ाने का तरीका अलग होगा, आपके पढ़ाने का तरीका अलग होगा, मतलब कैपेसिटी अलग है सबका। अब यहाँ पे पोटेंशियल भी वही काम करता है, ये काम 1 कूलम को करने के लिए जो होता है कोई दूसरा करेगा तो अलग हो जाएगा। यहाँ पे है पोटेंशियल डिफरेंस कैसे शो करते हैं? सिंपली आप लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ द 2 बॉडी और 2 ऑब्जेक्ट। द डिफरेंस between 2 points इन पोटेंशियल। अगर किसी 2 पॉइंट की बात करें, पोटेंशियल 2 पॉइंट की बात करते हैं और उस दोनों का पोटेंशियल अगर अलग अलग है तो उसके डिफरेंस को ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन पोटेंशियल इज सेड टू बी व्हाट? इज सेड टू बी पोटेंशियल। इसको पीडी बोलते हैं शॉर्ट में। नंबर ऑफ टाइम्स आप बुक में देखेंगे हर बार पीडी लिखा रहता है, मतलब इसका होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब है कि इससे हम फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे। तो आपको पहले ही मैंने बताया कि पोटेंशियल किस चीज से डिनोट होता है? V से। यहाँ पे देखिए V से डिनोट करते हैं, चार्ज यहाँ पे आया हुआ है, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो वर्क की बात कर रहे हैं तो वर्क जो होता है वो W से डिनोट होता है। हम यहाँ कैसे लिखेंगे? तो W इज इक्वल टू
वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या तो W इक्वल टू वी क्यू लिखना होगा, नहीं तो आप ऐसे नॉर्मल भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल की हम डिफिनेशन कर रहे हैं तो V ही लिखेंगे। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही आपका फॉर्मूला हो गया कि W जितना हम काम करेंगे और जितना चार्ज यहाँ पे फ्लो करेगा, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको और चेंज कर सकते हैं, W इक्वल टू वी क्यू, और इसको एक और चेंज करेंगे क्या, तो Q इज इक्वल टू W बाई V। तो ये आपके पास तीन फॉर्मूला हो गया। कौन से फॉर्मूला से, कौन से डिफिनेशन से, पोटेंशियल के डिफिनेशन से। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज सेड टू बी पोटेंशियल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V एंड इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। काम करने की क्षमता को ही पोटेंशियल कहते हैं, लेकिन किस में काम करेंगे, चार्ज के मूवमेंट में। उसको मैंने एक और एग्जांपल दिया, वर्क डन टू मूव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम द इनफाइनाइट टू अ फिक्स पॉइंट P इज कॉल्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो दो पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल में जो गैप होता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। V इक्वल टू W बाई क्यू, W और V क्यू। एक क्वेश्चन ही बना लेते हैं इस पे, ताकि आपका डाउट सब क्लियर रहेगा। नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी फॉर्मूला अगर 2, 3, 4 अगर वेरिएबल टर्म से बना हुआ हो तो उसमें कुछ ना कुछ का वैल्यू दिया रहता है और किसी एक का वैल्यू निकालना होता है। तो आप सोच के देखो, यहाँ वेरिएबल टर्म 3 ठो है, एक है पोटेंशियल, दूसरा है वर्क और तीसरा है चार्ज। क्वेश्चन लिखते हैं, इफ 100 वर्क को ना जूल से डिनोट करते हैं, सो यहां लिखेंगे इफ 100 जूल वर्क हैज डन टू मूव 10 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट कैलकुलेट द पोटेंशियल। कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने बताया, जो आपका गिवन दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए, ये बनाना आपको आसान हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, W इक्वल टू 100 जूल, ओके, और इसी के बाद दिया हुआ है चार्ज। चार्ज का मतलब हो गया, आप Q लिखो, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा, Q इक्वल टू 10 कूलम्ब, और पूछ रहा है कि V इक्वल टू व्हाट। तो आपको पहले से पता है कि V का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए V इक्वल टू व्हाट, W बाई Q, इट मीन्स व्हाट 100 बाई 10, आंसर आ गया कितना 10 वोल्ट, और यही हमारा आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। पोटेंशियल, काम करने की क्षमता, एक कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक ले जाने की प्रक्रिया में जो हम काम करते हैं, जो एनर्जी मेरा लगता है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। V is equal to W by Q, W is equal to VQ and Q is equal to W by V। समटाइम्स आपको एक फिगर भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे VB बना हुआ है और यहाँ पे VA बना हुआ है। तो सपोज मान लेते हैं कि ये B पॉइंट था, ये A पॉइंट था, तो इसका V अलग है, इसका V अलग है। तो V का फॉर्मूला आपको VB माइनस VA भी हो सकता है, और V का फॉर्मूला VA माइनस VB भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि ऐसे केसेस तभी होते, जो बड़ा होता है उसमें से छोटा वाला घटा लेना है, बात इतना ही है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन बनाने के क्रम में अगर 2 वोल्ट कहीं पे दे दिया है तो एग्जैक्ट कैपेसिटी निकालना है, एग्जैक्ट पोटेंशियल पता करना है, एग्जैक्ट V का वैल्यू पता करना है, तो मस्ट है टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हायर टू लोअर। जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा लीजिए, वही आपका पोटेंशियल आता है। उस पोटेंशियल का यूज हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक वॉट एवर आई एम गोइंग टू बी क्लियरिफाई हियर। अगर कोई दिक्कत हो तो आप आसानी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि मैं उसको फिर से क्लियरिफाई कर पाऊँ। अभी हम लोग पढ़ लिए इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल, और अब हम लोग को पढ़ना है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं, इसको मैं रब करने जा रहा हूँ, आप इसको लिख लेंगे, कहीं वीडियो करके भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओम्स लॉ पढ़ना है। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, क्योंकि ओम्स लॉ ही एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। अदरवाइज आपके एग्जाम में या तो ओम्स लॉ को ही डेरिवेशन करने के लिए दे दिया जाएगा, अगर डेरिवेशन ओम्स लॉ का न दिया गया तो डेफिनेट तौर पे ओम्स लॉ पर आधारित कुछ क्वेश्चन दिया जाता है। ये ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मीन्स व्हाट। तो ओम्स लॉ पढ़ने से पहले आप जानो कि ये कैसे आया, कहां से आया। आप जानते हैं कि बिना किसी साइंटिस्ट के नेम का कोई नाम रखा नहीं है। मोस्ट ऑफ द जितने भी आप फार्मूला पढ़ते हैं, थ्योरम पढ़ते हैं, सब किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम है। तो ओम्स भी किसी साइंटिस्ट का नाम था, वो जर्मन के रहने वाले थे, जर्मनी, यानी कि उनका पूरा नेम था जॉर्ज सीमन ओम्स। तो जॉर्ज सीमन ओम्स जो थे
वो सबसे पहले ओम्स लॉ का डेरिवेशन किए। तो उन्होंने क्या बताया, तो एक रिलेशन बताया इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, और उसी रिलेशन को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। तो हम लोग चलिए लिखते हैं इसको। द जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज सीमन ओम्स, the German scientist George Siemens Ohms first time explained the relation between potential difference and electric current मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में उन्होंने एक रिलेशन बताया, एंड दिस रिलेशन इज सेड टू बी व्हाट, ओम्स लॉ। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। अब इसमें इस रिलेशन को आखिर ये बताए कैसे इस रिलेशन को हम समझेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ के आधार पर बात करें कि आखिर ओम्स लॉ में है क्या, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ उन्होंने ये बताया था कि V I पे डिपेंड करता है और I V पे डिपेंड करता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिक करंट V पे डिपेंड करता है, और दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ की बात करें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to electric current passes through the conductor। जिस कंडक्टर की हम बात करते हैं, अगर किसी भी वायर की बात करेंगे, वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता क्या है, आप पीडी को समझिए। पीडी का मतलब होता है V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V के द्वारा डिनोट करते हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V जो है, जैसे ही आप प्रोपोर्शनल कहीं से हटाते हो, डेफिनेटली यू हैव टू राइट डाउन द कांस्टेंट टर्म। तो V इज इक्वल टू IR। V क्या है, IR के बराबर है। अब यहाँ पे R कहां से आया, तो जब भी करंट कहीं चलता है तो प्रतिरोधक क्षमता, कह सकते हैं रुकावट कुछ ना कुछ आएगी। जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आता है। उसी तरह अगर किसी भी वायर से इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आएगी, और उसी रुकावट को R से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ पे IR आया तो इसे क्या फॉर्मूला बनेगा, जरा सोचिए। I इज इक्वल टू V by R, okay, then also R is equal to V by I। तो ये हमारा फॉर्मूला 3 इसमें भी जनरेट हो गया। अब रेसिस्टेंस कांस्टेंट क्यों दिया गया, तो रेसिस्टेंस का मतलब बताते हैं। सपोज मान लेते हैं कि एक वायर है, एक वायर में आप इस वायर को समझिए, ये एक क्या है, वायर है। सपोज मान लेते हैं कि I करंट का फ्लो हो रहा है। I करंट अगर इधर जा रहा है तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ रुकावट आएगी। सपोज आप यहाँ पे 10 एम्पियर मूवमेंट कराए और यहाँ पे 9 एम्पियर ही करंट आपको मिल रहा है, तो 1 एम्पियर कहाँ चला गया, इसी वायर के बीच में ही खत्म हो जाता है। अब कैसे होता है, समटाइम्स आप अपने घरों में ये मिला सकते हैं कि जब वोल्टेज कभी कम हो जाता है, कभी लोग गाँव में पहले होता था, शहर में भी कहीं कहीं देखते हो, अभी भी फंसा के ऐसे लोग तार रखता था, तो वो कभी कभी वोल्टेज नहीं आना, कभी करंट घर से चले जाना, तो लोग जाता था और इसको हिला देता था। तो होता क्या था ना कि इसमें कार्बन लग गया, और जो कार्बन लगेगा तो करंट के फ्लो को रोक देगा। करंट के फ्लो को अगर रोक दिया तो रोकने के क्रम में क्या हो गया कि वो जो रोका तो करंट का स्पीड घट गया, पोटेंशियल घट गया, और ये सारी चीजें जो रुकावट आती है इसी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। मतलब उस वायर के लिए वो जो कार्बन है जो लगा रहता है, इसमें फंस जाता है, उसी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। तो ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया, जिसको R से डिनोट करते हैं, और हमारे ओम्स लॉ के थ्रू यही हमारा आंसर आता है, और इसी को हम लोग ओम्स लॉ का डेरिवेशन करते हैं।
समटाइम्स एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन में यही आता है कि ओम्स लॉ किसे कहते हैं और इसको डिराइव करिए कैसे करेंगे। तो हम लोग इसको 2-3 लाइन लिखेंगे कि जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिलेशन बताया पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था, तो उन्होंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो V प्रोपोर्शनल टू I, देन V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कांस्टेंट और I इज इक्वल टू V/R एंड R इज इक्वल टू V/I। यहाँ पे I जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट को दर्शाता है, और जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। आई होप ओम्स लॉ कंप्लीटेड, ओम्स लॉ ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू एवरीवन। फिर जो भी बचा हुआ है, जो भी नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।